हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग बाय हेदर आर यंगर बुक के बारे में। रात के 9 बजे थे। एक छोटा सा कैफे, हल्की हल्की बारिश बाहर की हवा को और भी सुकून भरी बना रही थी। उसी कैफे के कोने में बैठा था आरव, एक 26 साल का लड़का जो कुछ महीनों से अपने ऑफिस और पर्सनल लाइफ दोनों में ही थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील कर रहा था। सब कुछ ठीक तो था, पर फिर भी कुछ मिसिंग था। आज वो कैफे में अकेले आया था, खुद से बातें करने। तभी उसकी नज़र सामने बैठे 2 लोगों पर पड़ी। एक लड़की कुछ बोल रही थी और लड़का बस अटेंटिवली उसे सुन रहा था। न बीच में टोकना, न जजमेंटल एक्सप्रेशंस, बस एकदम शांत होकर पूरे ध्यान से सुनना। आरव को थोड़ी देर तक उन्हें ऑब्जर्व करने में मजा आने लगा और तभी उसके मन में एक सवाल उठा, क्या मैं कभी किसी को ऐसे सुना हूं, पूरी प्रेजेंस के साथ, बिना बीच में बोल पड़े? शायद नहीं। आरव के दिमाग में तुरंत अपनी दोस्त साक्षी की इमेज आई। वो अक्सर कहती थी, तू सुनता कम है और सोचते ज्यादा है कि आगे क्या बोलना है। तब आरव को लगता था कि साक्षी ओवरथिंक कर रही है, लेकिन आज उसे महसूस हुआ कि शायद वो सही थी। कई बार ऐसा होता था जब कोई दोस्त या कॉलीग कुछ शेयर करता था और आरव तुरंत रिप्लाई देता था, अरे ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, या तू ऐसा क्यों सोच रहा है यार, मूव ऑन कर। लेकिन आज कैफे में बैठे उस लड़के को देखकर आरव ने समझा, एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ सुनना नहीं, समझना है, प्रेजेंस देना है और सबसे जरूरी अपनी राय थोपे बिना सामने वाले की फीलिंग्स को स्पेस देना है। आरव घर पहुंचा और यूट्यूब पर एक वीडियो सर्च की, हाउ टू लिसन एक्टिवली। वहां उसने एक थेरेपिस्ट को सुना जो कह रही थी, एक्टिव लिसनिंग न केवल शांति के बारे में है, इट्स अबाउट बीइंग फुली देयर, शोइंग द अदर पर्सन दैट व्हाट दे से मैटर्स। यूज योर आईज, योर बॉडी लैंग्वेज, योर साइलेंस एंड योर वर्ड्स वाइजली। उस रात आरव ने खुद से एक वादा किया, अब वो सिर्फ सुनने के लिए सुनेगा, समझने के लिए नहीं। अगली सुबह उसने अपने ऑफिस में पहला प्रैक्टिस किया। उसकी टीम में एक जूनियर था, नाम था निखिल, जो अक्सर कुछ कहना चाहता था लेकिन आरव जल्दी में होता था। आज आरव ने इंटेंशनली निखिल को बुलाया और कहा, तू जो भी कहना चाहता है पूरा बोल, मैं बस सुन रहा हूं। निखिल पहले थोड़ा हेजिटेट हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी बात रखनी शुरू की। एक प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजी को लेकर कुछ कंसर्न्स थे उसके। आरव ने सिर हिलाया, बीच में नहीं टोका और बीच बीच में बस छोटे प्रॉम्प्ट्स दिए, आई सी, और बताओ। जब निखिल बोल चुका तो आरव ने 2 मिनट सोचा और कहा, तेरी बातों का मतलब ये है कि तुझे लगता है कि टाइमलाइन अनरियलिस्टिक है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं है, सही समझा? निखिल का चेहरा खिल गया। हाँ साहब, बिल्कुल, मैंने पहले भी कोशिश की थी एक्सप्लेन करने की, पर शायद आप बिजी थे। उस दिन आरव को पहली बार समझ में आया कि सिर्फ सुनने से ही सामने वाला कितना वैल्यूड फील करता है। वो कोई मैजिक ट्रिक नहीं थी, लेकिन एक इमोशनल कनेक्शन बन गया था सिर्फ ध्यान देकर सुनने से। कुछ दिनों बाद वही साक्षी मिली एक रैंडम मीटअप में। वो बातें कर रही थी अपने नए स्टार्टअप की और इस बार आरव पूरी तरह प्रेजेंट था। उसने ना मोबाइल देखा, ना बीच में कोई एडवाइस दी, बस उसकी आंखों में आंखें डालकर धीरे धीरे सिर हिलाते हुए उसकी पूरी बात सुनी। साक्षी रुकी, फिर मुस्कुराई। तू बदल गया है क्या? आज तूने मेरी पूरी बात बिना काटे सुनी। फीलिंग नाइस एक्चुअली। आरव ने भी मुस्कुरा कर कहा, शायद कैफे में बैठे एक लड़के से सीख गया हूं मैं। धीरे धीरे एक्टिव लिसनिंग आरव की हैबिट बन गई। हर कॉन्वर्सेशन में वो अब खुद से एक सवाल पूछता, क्या मैं पूरी तरह प्रेजेंट हूं? और अगर नहीं तो वो खुद को पॉज करता। एक दिन उसकी माँ फोन पर थोड़ी परेशान सी लग रही थी। पहले जैसा आरव होता तो शायद कहता, मम्मी सब ठीक हो जाएगा, और कॉल जल्दी खत्म कर देता। पर आज उसने पूरी बात पेशेंटली सुनी, अपनी माँ के वर्ड्स के पीछे की फीलिंग्स समझने की कोशिश की। और जब कॉल खत्म हुआ तो उसकी माँ ने सॉफ्टली कहा, बेटा आज तूने मुझे बहुत राहत दी। आरव अब समझ चुका था कि एक्टिव लिसनिंग एक सुपर पावर है। इस दुनिया में जहाँ सब बस बोलना चाहते हैं, कोई अगर बिना जजमेंट, बिना इंटरप्ट किए पूरी दिलचस्पी से सुन ले तो वो पर्सन एक हीलर बन जाता है। एक्टिव लिसनिंग में 3 चीजें आरव ने खास सीखी थी। पहली, प्रेजेंस, यानी उस मोमेंट में पूरे हो जाना, जैसे सामने वाला ही उस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
दूसरी, रिफ्लेक्शन, मतलब सामने वाला क्या कह रहा है उसे दोहराना या समराइज करना ताकि वो फील करे कि उसे प्रॉपरली समझा गया है। तीसरी, फॉलो अप, यानी बाद में चेक इन करना, पूछना कि अब कैसा लग रहा है या कोई इंप्रूवमेंट हुआ क्या। आरव को अब समझ आया कि लोग एडवाइस नहीं, अटेंशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने, बस दिल से सुने। और यही एक इंसान को अलग बनाता है, उसका एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग। अब जब भी कोई दोस्त या कॉलीग बात करता तो आरव खुद को रिमाइंड करता, ये पल मेरे बारे में नहीं है, ये उनके बारे में है। धीरे धीरे उसके रिलेशनशिप्स बेटर होने लगे। वो लीडर भी बन गया जिसे लोग फॉलो करना चाहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सुनता था। कहते हैं ना, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। और एक्टिव लिसनिंग से ये दिखता है कि यू एक्चुअली केयर। आरव की लाइफ में अब कॉन्वर्जेशन से एक अलग मीनिंग ले आई थी। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अब हर इंटरेक्शन उसके लिए एक मौका था समझने का, कनेक्ट करने का और एक इंसान की तरह इंसान को महसूस करने का। और सबसे खूबसूरत बात यह थी, अब जब वो सुनता था तो लोग उसे सुनने लगे। शायद यही होता है असली कनेक्शन। जब हम दिल से सुनते हैं तो सामने वाला भी खुलकर बोलता है। और यही सुनना, समझना और स्पेस देना एक्टिव लिसनिंग की असली ताकत है। ऑफिस में हलचल थी। एक नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई थी और पूरी टीम एक्साइटेड भी थी और थोड़ा नर्वस भी। आरव अब उस प्रोजेक्ट का टीम लीड था और ये उसके लिए एक बड़ा मौका था खुद को प्रूव करने का। लेकिन इस बार वो सिर्फ परफॉर्मेंस या प्लानिंग पर फोकस नहीं करना चाहता था। इस बार वो एक ऐसा माहौल बनाना चाहता था जहां लोग खुलकर अपनी बात कहें, फील करें कि उनकी राय मैटर करती है। पहले आरव भी बाकी मैनेजर्स की तरह सोचता था, डिलीवरेबल्स, डेडलाइंस और रिजल्ट्स ही सब कुछ हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसने एक सिंपल बात समझी थी, जब लोग सुनते हैं तो बात बनती है और जब लोग सुने जाते हैं तो ट्रस्ट बनता है। पहली टीम मीटिंग में आरव ने सभी को कैजुअली बुलाया। आज बस बातें करेंगे, कोई प्रेशर नहीं। लोग हैरान थे क्योंकि पहले मीटिंग्स में हमेशा टास्क्स असाइन होते थे, काम की अर्जेंसी रहती थी। लेकिन आज आरव ने सबकी तरफ देखा और कहा, यह प्रोजेक्ट हम सबका है। मुझे जानना है कि आप सब क्या सोचते हो, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या आइडियाज हैं। शुरुआत में थोड़ी खामोशी रही, लेकिन फिर निखिल ने धीरे से एक पॉइंट रखा, सर, क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस थोड़ी अनक्लियर हैं। मुझे लगता है पहले क्लैरिटी ले लेनी चाहिए। आरव ने तुरंत रिएक्शन नहीं दिया, बस सिर हिलाकर कहा, गुड पॉइंट। और किसी को कुछ लग रहा है? धीरे धीरे बाकी मेंबर्स भी खुलने लगे। पलक, जो हमेशा इंट्रोवर्ट रहती थी, आज पहली बार कुछ बोली, मे बी हम टास्क एलोकेशन थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें ताकि हर कोई अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करे। आरव ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। बीच में टोकने या जजमेंट देने की बजाय उसने बस नोट्स बनाए और मीटिंग के एंड में बोला, मैं आज किसी को टास्क असाइन नहीं करूंगा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आपकी बातें मेरी प्लानिंग का हिस्सा बनेंगी। हम साथ में प्लान बनाएंगे। उस दिन टीम को सिर्फ ये नहीं लगा कि उनकी बात सुनी गई, उन्हें ये महसूस हुआ कि उनकी बातों को इम्पोर्टेंस दी गई और वहीं से ट्रस्ट की नींव रखी गई। अगले हफ्ते जब प्लानिंग फाइनल हुई तो सबकी सजेशंस इंक्लूडेड थे। पलक के सजेशन से रोल्स फ्लेक्सिबल रखे गए थे और निखिल के कंसर्न के बाद क्लाइंट से क्लैरिटी ऑफिशियली ली गई थी। ये देखकर टीम को लगा कि उनकी बातें सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं थी, वो जेन्युइनली काउंट की गई थी। एक दिन मीटिंग के बाद सोनल ने धीरे से कहा, सर, पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि हमारी ओपिनियंस मैटर करती हैं। यूजुअली तो सिर्फ काम बताया जाता है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि इस बार मैं सुनने आया हूं, चलाने नहीं। धीरे धीरे टीम की वाइब बदलने लगी। लोग अपने आइडियाज खुद लेकर आने लगे। रिया, जो पहले सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पर काम करती थी, अब खुद आगे आकर कहती, आरव, मैंने एक ऑल्टरनेट अप्रोच सोची है इस मॉड्यूल के लिए, देखना चाहोगे? ट्रस्ट का असर सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहा। एक दिन जब पलक की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने डरते डरते कहा, अगर 2 दिन घर से काम कर लूं तो? आरव ने तुरंत कहा, ऑफ कोर्स पलक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट, काम हो जाएगा। पलक ने उसी शाम एक हार्टफेल्ट मैसेज भेजा, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी आरव, इट मीन्स अ लॉट। और इस ट्रस्ट का रिजल्ट साफ दिखा।
प्रोजेक्ट डिलीवरी में। टीम ने ना सिर्फ डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, बल्कि क्लाइंट से अप्रिसिएशन भी मिली। योर टीम सीम्स डीपली कनेक्टेड एंड कमिटेड, दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर वर्क। आरव को अब साफ समझ आ गया था, बोनसेस, फैंसी पर्क्स या फ्राइडे पिज्जा पार्टीज से ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी को जेन्युइनली सुनना। जब किसी को लगता है कि उनकी बातों को सिर्फ सुना नहीं, समझा गया है और उस पर एक्शन भी लिया गया है, वहीं से ट्रस्ट और लॉयल्टी पैदा होती है। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस ये सोचती हैं कि एम्प्लॉयज़ को हैप्पी रखने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, लेकिन आरव ने लाइव एग्जाम्पल देखा था, सच्ची एंगेजमेंट तब आती है जब लोगों को लगता है कि उनकी आवाज़ का कुछ मतलब है। आरव अब मीटिंग्स में एक नया प्रैक्टिस करता, हर हफ्ते 15 मिनट की एक सेशन रखता जिसका नाम था टीम वॉइस। उसमें कोई एजेंडा नहीं होता, बस ये पूछना होता, इस हफ्ते आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही, क्या बदला जा सकता है। इस छोटे से स्टेप ने बड़ा फर्क लाया। लोगों को लगा कि ये कल्चर सिर्फ वर्ड्स में नहीं, बिहेवियर में भी है। एक दिन आरव के बॉस ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारी टीम बहुत कंसिस्टेंट है परफॉर्मेंस में और उनका मोराल भी हाई रहता है, सीक्रेट क्या है? आरव ने बस इतना कहा, मैंने उन्हें सुना है और वो अब मुझे सुनते हैं। बॉस थोड़ा हंसा, इतना सिंपल? आरव ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, सिंपल है लेकिन रेयर है, सुनना सीखना पड़ता है। उस कॉन्वर्सेशन के बाद आरव ने एक आर्टिकल लिखा अपने इंटरनल कंपनी ब्लॉग पर, ट्रस्ट डजंट नीड ग्रैंड जेस्चर्स, जस्ट अ लिसनिंग ईयर। धीरे धीरे दूसरे डिपार्टमेंट से लोग आरव की अप्रोच अडॉप्ट करने लगे। कहीं वीकली वॉइस सर्कल्स शुरू हुए, कहीं लीडर्स ने अपनी डोर पॉलिसी ऑलवेज ओपन कर दी। ट्रस्ट का रिपल इफेक्ट फैल चुका था और यह सब शुरू हुआ था उस एक कैफे की उस शाम से, जब आरव ने पहली बार किसी को पूरी तरह अटेंशन के साथ सुना था। अब आरव को समझ आ गया था कि लीडरशिप फैंसी टाइटल्स से नहीं, जेन्युइन लिसनिंग से बनती है। लोग तब तक फॉलो नहीं करते जब तक उन्हें यह फील ना हो जाए कि उनका लीडर उन्हें समझता है, उन्हें एक्नॉलेज करता है। और ऐसा सिर्फ सुनने से होता है, बिना डिस्ट्रैक्शंस, बिना ईगो, बिना इंटरप्शन के। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर टीम, हर रिलेशनशिप में अगर ये कल्चर आ जाए कि हम सुनेंगे, समझेंगे और फिर रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ट्रस्ट अपने आप बिल्ड हो जाता है। आरव की टीम अब सिर्फ एक वर्किंग यूनिट नहीं थी, वो एक सपोर्ट सिस्टम बन गई थी। लोग एक दूसरे की मदद करते, अपनी फीलिंग्स ओपनली शेयर करते और मुश्किल में साथ खड़े होते। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एक इंसान ने डिसीजन लिया, अब मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं, समझूंगा भी। शायद यही है असली कनेक्शन की शुरुआत, जब सुनना आदत नहीं, कल्चर बन जाए। आरव की टीम ने पहले 2 प्रोजेक्ट्स में अच्छा प्रदर्शन किया था और सबके बीच उसका नाम एक अच्छे लीडर के रूप में फैल चुका था। लेकिन जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ीं, उससे खुद को नए चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। एक दिन जब टीम के साथ एक महत्वपूर्ण डिस्कशन चल रहा था, तो आरव ने महसूस किया कि कुछ बातें बीच में कहीं छूट रही हैं। वो अपने लैपटॉप पर नोट्स बना रहा था, फोन नोटिफिकेशन देख रहा था और आधे दिल से टीम की बातें सुन रहा था। मीटिंग के बाद एक साथी निखिल ने शर्माते हुए कहा, सर, लगता है आप हमारी बातों पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कहीं हम इंपॉर्टेंट चीजें मिस तो नहीं कर रहे? आरव को झटका लगा। उसे समझ आया कि उसकी मल्टीटास्किंग की आदत उसकी सुनने की क्षमता में बाधा बन रही थी। ये तो शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में आरव ने खुद को कई बार ऐसे पाया जहां उसकी सुनने में बाधाएं आईं। कभी कभी उसका ईगो उसके सामने आई आइडियाज को एक्सेप्ट करने नहीं देता था। ये तो वही बात है जो मैंने पहले कही थी, वो सोचता और ध्यान देना बंद कर देता। एक बार टीम में एक जूनियर मेंबर राहुल ने एक सजेशन दिया जो आरव के सोच से बिल्कुल अलग था, पर आरव ने उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि वो सीनियर लीडर था और हायरार्की के कारण उसने समझा कि राहुल की बात शायद इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। फिर एक दिन पलक ने फीडबैक दिया कि आरव मीटिंग्स में ज्यादा इंटरप्ट करते हैं और ये लोगों को बात करने से रोकता है। आरव को वो सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि वो सिर्फ अपना काम सही तरीके से कर रहा है। इस डिस्कम्फर्ट ने उसे फीडबैक सुनने से रोक दिया। वो खुद को डिफेंड करने लगा और टीम के सामने अपनी गलतियों को स्वीकारने से कतराने लगा। आरव ने महसूस किया कि ये सारे बैरियर्स, मल्टीटास्किंग, ईगो, हायरार्की और फियर ऑफ फीडबैक, उसके और टीम के बीच कम्युनिकेशन में डिस्टेंस पैदा कर रहे थे। एक शाम जब वो अकेले ऑफिस में बैठा था,
उसने सोचा कि अगर वो इन्हें ठीक नहीं करता तो उसकी लीडरशिप कमज़ोर पड़ जाएगी। उसने तय किया कि अब उसे इन बैरियर्स को कॉन्शियसली पहचान कर हटाना होगा। सबसे पहले उसने अपनी मल्टीटास्किंग की आदत पर काम करना शुरू किया। अगली मीटिंग में उसने फ़ोन साइलेंट रखा, लैपटॉप बंद रखा और सिर्फ अपनी पूरी प्रेजेंस टीम के लिए रखा। उसने हर सदस्य की बात ध्यान से सुनी, इंटरप्शन से बचा और बीच बीच में क्लैरिफिकेशन पूछता रहा। फिर उसने ईगो को कम करने के लिए खुद को याद दिलाया कि लीडरशिप का मतलब खुद को सबसे बड़ा साबित करना नहीं, बल्कि टीम को सफल बनाना है। उसने अपने आइडियाज़ को हमेशा अंतिम विकल्प के तौर पर रखा और पहले टीम के इनपुट पर ज्यादा भरोसा किया। हायरार्की की वजह से जो दूरी थी उसे पाटने के लिए आरव ने इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस शुरू किए। वो टीम के जूनियर्स के साथ भी खुलकर बात करने लगा, उनकी बातें समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि अच्छा लीडर वही होता है जो हर लेवल पर अपनी टीम को सुन सके, चाहे वे कितने भी जूनियर क्यों ना हो। सबसे मुश्किल था फीडबैक को एक्सेप्ट करना। आरव ने सोचा कि अगर वो फीडबैक को खुले दिल से नहीं लेगा तो खुद को इम्प्रूव करने का मौका खो देगा। उसने अपने कुछ ट्रस्टेड कॉलीग्स से सच में ऑनेस्ट फीडबैक मांगा, भले ही सुनने में अनकंफर्टेबल लगे। धीरे धीरे आरव की लिसनिंग स्किल्स बेहतर होने लगी। उसकी टीम ने भी इसका फर्क महसूस किया। एक दिन राहुल ने कहा, सर, अब लगता है कि आप सच में हमारी बातें सुनते हैं। पहले ये फीलिंग नहीं आती थी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी ये जर्नी सीखने की तरफ था और अब मैं जानता हूं कि सुनना आसान नहीं है, लेकिन जितना मुश्किल होता है उतना ही जरूरी भी। आरव की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुनने में आने वाली बाधाएं अक्सर हमारी अपनी आदतों और सोच से जुड़ी होती हैं। जब तक हम अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, हम सही मायनों में सुन नहीं पाएंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम तो सुन रहे हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग कहीं और होता है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा ध्यान पूरा किसी एक चीज पर नहीं होता। इससे सामने वाले को लगता है कि उसकी बातों का महत्व नहीं है। इसी तरह ईगो हमें नए विचारों को अपनाने से रोकता है। अगर हम हमेशा सोचें कि मेरा तरीका ही सही है, तो हम दूसरों की क्रिएटिविटी और इनसाइट्स खो देते हैं। हायरार्की भी एक बड़ा बैरियर है। अगर हम सिर्फ अपने पद के हिसाब से दूसरों की बातों को जज करेंगे तो हम एक हेल्थी टीम कल्चर नहीं बना पाएंगे। हर व्यक्ति की आवाज़ महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो कितना भी जूनियर क्यों ना हो। और फीडबैक को एक्सेप्ट करने का डर भी हमारी लिसनिंग को ब्लॉक करता है। लेकिन जब हम फीडबैक को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें तो हमारी ग्रोथ होती है। आरव की कहानी में हमने देखा कि अगर हम इन बाधाओं को पहचान लें तो हम उन्हें धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। असली चैलेंज है अपने अंदर की कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ईगो को थोड़ा नीचे रखना और असली मीनिंग में सुनना सीखना। आज जब आरव अपनी टीम के साथ बैठता है तो वो सिर्फ लीडर नहीं होता, बल्कि एक लिसनर भी होता है। और इसी वजह से उसकी टीम भी उससे जुड़ी रहती है, ट्रस्ट करती है और हर मुश्किल को मिलकर आसान बना लेती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी की बात सुनें तो याद रखिए, सुनने के रास्ते में कई बैरियर्स होते हैं, पर जब आप सच में सुनते हैं, बिना डिस्ट्रैक्शंस और बिना ईगो के, तो आप न सिर्फ उन्हें समझ पाते हैं बल्कि उनके दिल तक पहुंचते हैं। और यही एक अच्छी कम्युनिकेशन की असली कुंजी है। आरव की लीडरशिप जर्नी में एक नया मोड़ तब आया जब उसकी कंपनी में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। नई टेक्नोलॉजीज, नई टीम और बढ़ती रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच उसे खुद को और अपनी लीडरशिप स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना था। एक दिन कंपनी के एचआर ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की लिस्टनिंग लीडर्स के बारे में। आरव ने सोचा, ये मेरे लिए परफेक्ट मौका है अपनी लिसनिंग स्किल्स को और बेहतर करने का। वहाँ फैसिलिटेटर ने बताया कि एक अच्छा लीडर सिर्फ बोलने वाला नहीं होता, बल्कि वह एक अच्छा लिसनर भी होता है। और सुनने के 6 खास बिहेवियर्स होते हैं जो हर लीडर को अपनाने चाहिए। पहली बात थी रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस। फैसिलिटेटर ने समझाया कि जब हम किसी की बात सुनते हैं तो सिर्फ शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उनकी फीलिंग्स को भी समझना चाहिए। आरव ने इसे अपनी जिंदगी में महसूस किया था। टीम में जब कोई फ्रस्ट्रेटेड या स्ट्रेस्ड होता था तो वो सिर्फ टेक्निकल बातों में फंस जाता था। अब उसने जाना कि इमोशंस को समझना लीडरशिप का बड़ा हिस्सा है। एक बार उसकी टीम की एक मेंबर प्रिया बहुत साइलेंट हो गई थी। मीटिंग में उसका यूजुअल एंथुसियाज्म गायब था। आरव ने नोटिस किया कि प्रिया के फेस पर चिंता थी।
उसने मीटिंग के बाद उससे बैठकर बात की। प्रिया ने खुलकर बताया कि वह नए प्रोजेक्ट को लेकर अनसर्टेन थी और सपोर्ट चाहती थी। आरव ने बस सुनना शुरू किया, बिना इंटरप्ट किए, बस उसकी फीलिंग्स को समझा। इससे प्रिया को भरोसा हुआ कि उसके इमोशंस को भी समझा जा रहा है। दूसरा बिहेवियर था बीइंग फुली प्रेजेंट। इसका मतलब था कि जब कोई बात कर रहा हो तो पूरा ध्यान उसी पर देना, कभी भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना। आरव ने रियलाइज किया कि पहले जब वो मल्टीटास्किंग करता था तो उसका फोकस हाफ था। अब वो मीटिंग्स में फोन को साइलेंट रखता था, लैपटॉप पर नोट्स बनाता था, लेकिन फुल अटेंशन टीम को देता था। तीसरा बिहेवियर, वैलिडेटिंग व्हाट्स सेड। फैसिलिटेटर ने बताया कि जब हम किसी की बात सुनते हैं तो हमें उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि उनकी बात इंपॉर्टेंट है और हमने उसे समझा है। ये हम छोटे छोटे वर्ड्स से कर सकते हैं, जैसे मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कह रहे हो, या ये बात बिल्कुल सही है। आरव ने यह बिहेवियर तब अपनाया जब टीम के एक सदस्य ने एक रिस्की आइडिया प्रपोज किया। पहले तो वो हेजिटेंट था, लेकिन आरव ने उसे एनकरेज किया, तुम्हारा आइडिया अच्छा है और इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। इस वैलिडेशन से उस सदस्य का कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो और एक्टिव हो गया। चौथा बिहेवियर था आस्किंग मीनिंगफुल क्वेश्चंस। फैसिलिटेटर ने बताया कि सिर्फ सुनना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही सवाल पूछना भी जरूरी है ताकि हम बातें अच्छे से समझ सकें। आरव ने इस बात को प्रैक्टिस करना शुरू किया। जब कोई बात करता तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछता, जैसे इसका क्या मतलब है, तुम इस बारे में और क्या सोचते हो। एक दिन टीम के सदस्य अमित ने एक कॉम्प्लेक्स समस्या बताई। आरव ने मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे ताकि उसे पूरी पिक्चर समझ आ सके। इससे अमित को लगा कि उसका पर्सपेक्टिव सराहा जा रहा है और डिस्कशन प्रोडक्टिव हुआ। पांचवां बिहेवियर था क्लैरिफाइंग टू अवॉइड असम्पशंस। कई बार हम सुनते तो हैं लेकिन खुद की असम्पशंस बना लेते हैं। फैसिलिटेटर ने कहा कि यह सबसे कॉमन गलती है, इसलिए जरूरी है कि हम अनक्लियर पॉइंट्स पर क्लैरिफिकेशन लें ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। आरव ने यह तब महसूस किया जब एक बार उसने टीम की बात पूरी तरह से नहीं समझी और अपनी मन से कंक्लूजन निकाल लिया। बाद में पता चला कि उसकी असम्पशंस गलत थीं। तब से उसने सीखा कि डाउट्स हों तो तुरंत क्लैरिफाई करना चाहिए। और आखिरी बिहेवियर था टेकिंग विजिबल एक्शन। फैसिलिटेटर ने कहा कि जब हम किसी की बात सुनते हैं तो सिर्फ सुनना ही नहीं, बल्कि उसके आधार पर एक्शन भी लेना चाहिए। इससे सामने वाले को लगता है कि उसकी बातों का असर होता है और ट्रस्ट बिल्ड होता है। आरव ने यह तब किया जब टीम ने वर्कलोड को लेकर कंसर्न्स उठाए। उसने मैनेजमेंट से बात की, एडजस्टमेंट्स कराए और टीम को बताया कि उनके फीडबैक पर एक्शन लिया गया है। इससे टीम का मोराल बहुत बढ़ा। आरव ने इन 6 बिहेवियर्स को अपनी लीडरशिप का हिस्सा बना लिया। अब उसकी टीम में कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन बेहतर हो गए। लोग खुलकर अपनी बात रखते और आरव भी ध्यान से सुनकर सही फैसले लेता। एक बार कंपनी के सीईओ ने भी तारीफ की कि आरव की टीम सबसे ज्यादा एंगेज्ड और मोटिवेटेड है। सीईओ ने कहा, यहां का सीक्रेट है आरव की लिसनिंग लीडरशिप। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि सुनना सिर्फ पैसिव एक्टिविटी नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एम्पैथी, फोकस, वैलिडेशन, क्वेश्चनिंग, क्लैरिटी और एक्शन शामिल होते हैं। अगर हम इन 6 बिहेवियर्स को अपनाएं तो न सिर्फ हम बेहतर लीडर्स बनेंगे, बल्कि हमारी टीम्स भी ज्यादा स्ट्रांग और ट्रस्टिंग बनेंगी। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बात करें तो कोशिश करें कि आप सिर्फ सुने नहीं, बल्कि इन बिहेवियर्स के साथ सुने। ये आपके रिलेशनशिप्स और लीडरशिप को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आरव की लीडरशिप जर्नी बहुत कुछ सिखा चुकी थी। उसने देखा था कि जब सच में कोई लीडर अपने लोगों को सुनता है तो कैसे वो टीम में जादू कर देता है। लेकिन उसकी सीख तब और गहरी हुई जब उसने अपने वर्क प्लेस में कई ऐसी कहानियां देखीं जो उसकी सोच को और मजबूत करती थी। कंपनी के एक छोटे से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करने वाली सीमा की कहानी आरव को बहुत प्रभावित करती थी। सीमा फ्रंटलाइन वर्कर थी जो दिन भर मशीन्स के बीच मेहनत करती। पहले वो अक्सर फ्रस्ट्रेटेड रहती क्योंकि उसकी बातों को मैनेजमेंट सुनता नहीं था। कई बार वह महसूस करती कि उसकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन जब प्लांट मैनेजर ने एक्टिव लिसनिंग अपनाई, सीमा की बातें ध्यान से सुननी शुरू की, तो सब कुछ बदल गया। एक बार सीमा ने बताया कि मशीन की एक सेफ्टी प्रोटोकॉल को
फॉलो करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि पुराने सेफ्टी गियर्स काम नहीं कर रहे। प्लांट मैनेजर ने उसकी बात को गंभीरता से लिया, तुरंत सेफ्टी डिपार्टमेंट से संपर्क किया और नए गियर अरेंज करवाए। इससे न सिर्फ सीमा की चिंता खत्म हुई बल्कि पूरे प्लांट का मोरल भी बढ़ा। सीमा ने कहा, जब मेरा बॉस मेरी बात सुनता है तो मैं ज्यादा मोटिवेटेड होती हूं। आरव ने महसूस किया कि ये छोटी छोटी कहानियां दिखाती हैं कि लिसनिंग का असर केवल वर्ड्स तक सीमित नहीं रहता बल्कि एक्शंस में भी दिखता है। एक और कहानी थी राहुल की, जो एक सेल्स टीम का लीडर था। राहुल की टीम में पहले बहुत कम एंगेजमेंट थी। टीम मेंबर्स अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते थे, मीटिंग्स में पार्टिसिपेशन कम था। राहुल ने अपनी लीडरशिप स्टाइल बदली और लिसनिंग को अपने डेली रूटीन में शामिल किया। उसने टीम मेंबर्स से इंडिविजुअल मीटिंग्स रखी, उनकी पर्सनल चैलेंजेस को समझा और उनसे पूछा कि वो किन एरियाज में सपोर्ट चाहते हैं। धीरे धीरे राहुल की टीम में बदलाव आया। लोगों ने महसूस किया कि उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जा रहा है और वो खुलकर अपने आइडियाज लेकर आने लगे। एक बार एक जूनियर मेंबर ने एक नया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्रपोज किया, जिसे राहुल ने पूरी टीम के सामने रखा और इम्प्लीमेंट करवाया। इस कदम से टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ा और सेल्स में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट हुआ। आरव ने सोचा कि ये कहानी बताती है कि जब लीडर्स सच में लिसन करते हैं तो वो अपनी टीम्स को एम्पावर करते हैं, जो रिजल्ट्स में दिखता है। फिर उसकी अपनी कंपनी में एक कहानी उसने खुद देखी। एक जूनियर एम्प्लॉई निहारिका, जो शाई और इंट्रोवर्ट थी, उसने पहली बार अपनी मीटिंग में हेजिटेशन के साथ एक समस्या बताई। उसके काम के प्रोसेस में कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे जो उसकी एफिशिएंसी को प्रभावित कर रहे थे। पहले तो उसकी बातें मैनेजमेंट तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब आरव ने सुनिश्चित किया कि हर एम्प्लॉय की वॉइस सुनी जाए। आरव ने निहारिका से कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, बताओ क्या प्रॉब्लम है। निहारिका ने कॉन्फिडेंस के साथ पूरी समस्या समझाई। आरव ने तुरंत टेक्निकल टीम को इन्वॉल्व किया और सॉल्यूशन निकाला। इस स्मॉल जेस्चर ने निहारिका की लॉयल्टी बढ़ाई और उसने और भी अच्छा काम करना शुरू किया। आरव ने महसूस किया कि लिसनिंग से सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती बल्कि एम्प्लॉयज में ट्रस्ट और कमिटमेंट भी बिल्ड होता है। फिर एक बार एक बड़ी क्राइसिस आई। कंपनी के एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट ने फीडबैक दिया कि उनकी रिक्वायरमेंट्स ठीक से समझ नहीं पाई जा रही हैं। क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर सीमा, जो पहले थोड़ी नर्वस रहती थी, इस बार पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लाइंट की बातों को सुनी और अपनी टीम के साथ शेयर किया। सीमा ने क्लाइंट की बातों को वैलिडेट किया, क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछे और एक्शन प्लान बनाया। उसकी इस अप्रोच से क्लाइंट ने भी भरोसा जताया और रिलेशनशिप मजबूत हुई। आरव ने यह देखकर सीखा कि लिसनिंग की पावर सिर्फ इंटरनल टीम्स तक सीमित नहीं बल्कि एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स में भी ट्रांसफॉर्मेशनल होती है। आरव की ये सारी कहानियां ये साबित करती थीं कि वर्क प्लेस में लिसनिंग लीडरशिप ही वो चीज़ है जो इंडिविजुअल्स को एंगेज्ड, एम्पावर्ड और प्रोडक्टिव बनाती है, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर हो या टॉप लेवल मैनेजर। जब उनकी वॉइस सुनी जाती है तो उनकी एनर्जी और कमिटमेंट खुद ब खुद बढ़ जाती है। आखिर में आरव ने सोचा कि लीडरशिप सिर्फ डायरेक्टिव या डिसीजन मेकिंग नहीं है बल्कि वो आर्ट है जहां लिसनिंग सबसे ज़रूरी स्किल है। जब हम दिल से सुनते हैं, समझते हैं और एक्शन लेते हैं तो वर्कप्लेस कल्चर में मैजिक होता है। उसने अपने लीडरशिप जर्नी को एक नया मीनिंग दिया कि वो हर दिन अपने टीम के हर मेंबर को सुनने की कोशिश करेगा, उनके इमोशंस, चैलेंजेस और आइडियाज़ को समझेगा और उनके साथ मिलकर सॉल्यूशंस निकालेगा। यही वजह थी कि आरव की टीम हमेशा मोटिवेटेड, लॉयल और हाई परफॉर्मिंग बनी। और ये सब हुआ सिर्फ इसलिए कि उसने लीडरशिप में लिसनिंग को सेंट्रल रखा। इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि चाहे आपकी पोजीशन कोई भी हो, अगर आप अपने कॉलीग्स, एम्प्लॉयज़ या टीम को सच में सुनेंगे तो आप उनके ट्रस्ट को जीतेंगे, उनका रिस्पेक्ट पाएंगे और साथ ही एक मजबूत और प्रोडक्टिव वर्कप्लेस कल्चर बनाएंगे। सुनना कोई वीकनेस नहीं बल्कि एक बड़ी ताकत है और अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वर्कप्लेस में हर व्यक्ति एम्पावर्ड और वैल्यूड महसूस करेगा। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी बात करे, बस सुनिए पूरे दिल से, पूरी ध्यान से और साथ में एक्शन लेकर दिखाइए। ये छोटा सा चेंज आपके और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है।
आरव की ये जर्नी हमें यही सिखाती है कि लिसनिंग लीडरशिप एक ऐसा गिफ्ट है जो हम सभी को देना चाहिए, क्योंकि यही गिफ्ट वर्क प्लेस को ह्यूमन, कंपैशनेट और सक्सेसफुल बनाता है। आरव की लीडरशिप जर्नी ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया। शुरुआत में उसे भी पता नहीं था कि लीडरशिप सिर्फ ऑर्डर्स देना या टारगेट्स अचीव करवाना नहीं होता, बल्कि इसमें सबसे बड़ी ताकत होती है सच में सुनना, समझना और फिर एक्शन लेना। उसकी ये यात्रा हमें ये समझाती है कि लिसनिंग लीडरशिप सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक एटीट्यूड और एक कल्चर होता है जो वर्क प्लेस को पूरी तरह बदल सकता है। आरव ने देखा कि जब हम सच में किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो हम सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनते, बल्कि उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस तक पहुंचते हैं। ये सुनना ही वह तरीका है जिससे ट्रस्ट बनता है, जो किसी भी रिलेशनशिप की नींव होता है। वर्क प्लेस हो या पर्सनल लाइफ, बिना ट्रस्ट के कोई कनेक्शन स्ट्रांग नहीं रह सकता। सीमा की कहानी में हमें यह साफ दिखा कि जब मैनेजमेंट ने उसकी बात सुनी तो उसकी एनर्जी और कमिटमेंट में चमत्कार हुआ। यह सिर्फ अप्रिशिएशन का सवाल नहीं था, बल्कि ये था कि उसकी प्रॉब्लम्स को समझा गया और उनका हल निकाला गया। ये बात कई ऑर्गेनाइजेशंस भूल जाती हैं। वो सिर्फ बढ़े इंसेंटिव्स और बोनसेस पर ध्यान देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जब एम्प्लॉयज़ को लगता है कि उनकी बात का वैल्यू है तो वे अपने काम में ज़्यादा लगन और ईमानदारी दिखाते हैं। राहुल की सेल्स टीम की कहानी भी इस बात को और बेहतर समझाती है। राहुल ने अपनी लीडरशिप स्टाइल में लिसनिंग को शामिल किया तो उसकी टीम ने खुलकर बात करनी शुरू की। उनकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ने सेल्स नंबर्स में भी वृद्धि कर दी। यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि लीडरशिप का काम सिर्फ दिशा दिखाना नहीं, बल्कि अपनी टीम के आइडियाज़ को सुनकर उन्हें एम्पावर करना भी है। निहारिका की कहानी में हमें इंट्रोवर्ट एम्प्लॉयज़ की भी वॉइस सुनने का महत्व पता चलता है। अक्सर ऐसे लोग जो शाय होते हैं या ज़्यादा बोलते नहीं, उनकी प्रॉब्लम्स अननोटिस्ड रह जाती हैं, लेकिन जब उन्हें जेन्युइन सुनने वाला मिलता है तो उनकी परफॉर्मेंस और लॉयल्टी दोनों बढ़ती हैं। इस तरह की स्टोरीज हम सबको याद दिलाती हैं कि लीडरशिप में लिसनिंग एक इक्वलाइजर का काम करता है जो सबको साथ लेकर चलता है। सीमा और क्लाइंट की कहानी बताती है कि लिसनिंग की ताकत इंटरनल टीम्स तक सीमित नहीं है, बल्कि एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स में भी इसका बड़ा रोल होता है। जब हम क्लाइंट्स या कस्टमर्स को पूरा ध्यान देकर सुनते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं, तो हम उनके ट्रस्ट और लॉयल्टी को भी जीतते हैं। यही रीज़न है कि सक्सेसफुल कंपनीज लिसनिंग को अपनी कल्चर का हिस्सा बनाती हैं। अब बात करें बैरियर्स की, तो आरव की जर्नी में उसने ये भी जाना कि सुनने के रास्ते में कई बाधाएं आती हैं। कभी ईगो आता है, कभी डिस्ट्रैक्शंस, कभी फियर कि कहीं फीडबैक नेगेटिव ना हो। बहुत से लीडर्स मल्टीटास्किंग करते करते सुन नहीं पाते। ये सभी बाधाएं हमारे कम्युनिकेशन को कमज़ोर करती हैं। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि लिसनिंग सिर्फ पैसिव सुनना नहीं, बल्कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, तो हम अपनी इन आदतों को बदल सकते हैं। आरव ने अपनी लीडरशिप में वो 6 बिहेवियर्स अपनाए जो लिसनिंग लीडर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, पूरी तरह प्रेजेंट रहना, जो कहा गया उसे वैलिडेट करना, मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछना, असम्पशंस से बचना और विजिबल एक्शन लेना। ये छोटे छोटे कदम अगर लगातार उठाए जाएं तो वर्क प्लेस कल्चर में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। सिर्फ सुनना ही नहीं, सुनकर एक्शन लेना भी ज़रूरी है। अगर हम सुनते हैं और फिर भी कोई बदलाव नहीं लाते तो लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है। इसलिए लिसनिंग लीडरशिप का मतलब है एम्पैथी और अकाउंटेबिलिटी दोनों। जब लीडर्स अपनी प्रॉमिसेस पूरी करते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ती है। आरव की जर्नी हमें यह भी बताती है कि लिसनिंग लीडरशिप से जो एम्पावरमेंट आता है वह किसी और तरीका से नहीं आता। एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़ ज़्यादा क्रिएटिव, मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव होते हैं। वे ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में एक्टिव कंट्रीब्यूशन करते हैं। आज के फास्ट पेस्ड और टेक ड्रिवन वर्क प्लेसेस में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्वालिटी कम्युनिकेशन। ये तभी पॉसिबल है जब हम एक दूसरे को सच में सुनें, समझें और रिस्पेक्ट करें। सुनने वाली नेतृत्व यही संस्कृति बनाती है। इस कहानी से हम ये भी सीख सकते हैं कि नेतृत्व सिर्फ पद या शीर्षक का नाम नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम सबके अंदर हो सकती है। चाहे आप मैनेजर हों या टीम मेंबर,
जब आप अपने साथियों की बात ध्यान से सुनेंगे और उनकी प्रॉब्लम्स को समझकर एक्शन लेंगे तो वर्क प्लेस के माहौल में खुद ब खुद बदलाव आएगा। आरव ने ये सब कुछ प्रैक्टिकल तरीके से किया, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया और सबसे बड़ी बात ये कि उसने अपने ईगो को पीछे रखा। उसने महसूस किया कि सुनना मतलब वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है, और इसी स्ट्रेंथ ने उसकी लीडरशिप को सफल बनाया। तो अंत में ये कहानी हमें ये मैसेज देती है कि अगर हम वर्क प्लेस को सिर्फ टास्क ओरिएंटेड नहीं बल्कि ह्यूमन ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी सुनने की एबिलिटी को सबसे ऊपर रखना होगा। लिसनिंग लीडरशिप से ही हम ट्रस्ट बना सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सही समय पर समझ सकते हैं और टीम्स को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।